दोस्तों नमस्कार। सवाल बृजभूषण शरण सिंह का नहीं है, सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। सवाल बृजभूषण शरण सिंह की छवि का नहीं है, सवाल तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज का है। सवाल दिल्ली पुलिस का भी नहीं है, सवाल दिल्ली पुलिस के जरिए इस देश के गृह मंत्री अमित शाह और उनके ऊपर बैठे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस इमेज का है जिसे गढ़ा गया बड़ी मेहनत के साथ। इस देश के भीतर में इमेज गढ़ते गढ़ते तमाम विपक्षी दल कैसे धूल चाटने लगे और बीजेपी के भीतर भी किसी नेता की कोई हैसियत नहीं बची। तो ऐसे वक्त में दिल्ली पुलिस ठीक उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर किसान आंदोलन के वक्त वह थी। तब भी बिजली पानी काटा जा रहा था और उस वक्त भी सवाल इस देश के भीतर किसानों को लेकर यही था, दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर यह सब कर रही है। लेकिन तब एक तरफ किसानों को लेकर एग्रीकल्चर रिफॉर्म का जिक्र था और दिल्ली पुलिस ने क्या क्या उस वक्त दिल्ली में नहीं किया। लेकिन देखिए, इमेज बताने की खातिर और इमेज को बचाते हुए देश के प्रधानमंत्री खुद राष्ट्र के नाम संदेश देने जब आए तो उन्होंने माफी मांगी थी। सवाल इमेज का था। मौजूदा वक्त में भी बृजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक हैसियत या राजनीतिक तौर पर बीजेपी को प्रभावित करने की हैसियत या जो भी परसेप्शन वह लेकर चल रहे हैं, वह कितनी सीटों पर प्रभाव डाल सकता है। वह खुद ठसक के साथ कहते हैं, मैं बाहुबली हूं। इस बात का जिक्र उन्होंने आज भी कहा, लेकिन इस बात से इनकार किया मैंने कोई यौन शोषण किया है। लेकिन सवाल राजनीतिक तौर पर और सार्वजनिक जीवन में वैसे बाहुबलियों को साथ लेकर बीजेपी की राजनीति या मोदी और अमित शाह की सियासत क्या वाकई उनके बगैर नहीं चल सकती है? या 10% के चक्कर में 9% और 90% दोनों की परिस्थितियों में अपने खिलाफ खड़ा करने की स्थिति में सरकार और मोदी आकर खड़े हो चले हैं। 90% का मतलब इस देश के भीतर बना वह परसेप्शन है जिस परसेप्शन के आश्रय प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को खड़ा किया है, और 9% का मतलब उस राज्य के उन सीटों को लेकर है जिसके दायरे में एक वक्त पंजाब भी आता था। पंजाब में धीरे धीरे बीजेपी बढ़ रही थी, लेकिन झटके में बीजेपी की पहचान राजस्थान के वोटरों के सामने खलनायक की क्यों हो गई। और ध्यान दीजिए, इसी रास्ते हरियाणा भी तो नहीं जा रहा है। हरियाणा का कोई भी खिलाड़ी हो, वह किसी भी खेल से जुड़ा हो, और उन खेल को लेकर अगर सवाल बार बार उठने लगे हों कि दरअसल यह गलत हो रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री की छवि की जरूरत इस दौर में आकर खड़ी हो ही जाएगी। और जो जंतर मंतर पर बैठे हैं और जो नेता इस दौर में पहुंच रहे हैं, सभी कटघरे में बृजभूषण को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा कर रहे हैं। पहले एक आवाज सुनिए। तमाम बातों के बाद एक ही आवाज निकल कर आती है जो इस वक्त जंतर मंतर पर बैठे हैं विनेश फोगाट, जो प्रधानमंत्री के कार्यालय पहुंची थी। प्रधानमंत्री ने फूलों का गुलदस्ता दिया था, उसका जिक्र भी हम आपसे करेंगे, तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन पहले उसकी इस आवाज को सुनिए। उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे, और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। यानी गुहार प्रधानमंत्री से ही लगाई जा रही है, किसी कमेटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जिक्र नहीं है, रेसलर फेडरेशन का जिक्र नहीं है, जो जांच कमेटी बनी उसका जिक्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं है। यहां प्रधानमंत्री से कहा जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री ने जो भी अपनी छवि बनाई, उस छवि के आश्रय ही खिलाड़ी ये कहने को बेचैन हो गए। और उस छवि के पीछे की कुछ तस्वीरें, एक तस्वीर तो हमारे पीछे लगी है जो साक्षी मलिक की तस्वीर है, प्रधानमंत्री के कार्यालय में प्रधानमंत्री से मुलाकात। लेकिन महज एक तस्वीर नहीं है, इस तस्वीर के साथ देखिए दूसरी तस्वीर, तिरंगे के सामने खड़े होकर खिलाड़ियों का प्रधानमंत्री से मिलना। इससे पहले ऐसी तस्वीर आती नहीं थी, और यह तस्वीर जब खींची जाती है तो प्रधानमंत्री ही
बकायदा अपने ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर को ट्वीट करते हैं। और महज ये नहीं, इस वक्त जो जंतर मंतर पर बैठे हैं विनेश फोगाट, उनकी इस तस्वीर को देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में फूलों का गुलदस्ता प्रधानमंत्री देते हुए। अब जिस प्रधानमंत्री ने जिस खिलाड़ी को फूलों का गुलदस्ता दिया हो मेडल जीतने के बाद, वह खिलाड़ी किससे आस और किससे उम्मीद लगाएगी? और ऐसे वक्त में राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में बृजभूषण शरण सिंह की हैसियत क्या प्रधानमंत्री से बड़ी हो गई? या फिर सियासत साधने के दौर में प्रधानमंत्री के अपने सलाहकार ये भूल गए कि दरअसल जब इमेज और छवि ध्वस्त होती है तो पूरा बंटाधार हो जाता है। और उसे बचाने की प्रक्रिया में मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री दिल्ली में होने के बावजूद भी दिल्ली में नहीं है, वो कर्नाटक में है। एक तस्वीर और देखिए, यह तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने घर पर, यह उनके घर का परिसर है जिसमें तमाम मेडल जीतने वालों को बुलाया, बैठकर बातचीत की। और इस वक्त जिस टेबल पर वो बैठे हैं और उनके साथ जो दो खिलाड़ी बैठे हैं, दोनों ही खिलाड़ी जंतर मंतर पर मौजूद हैं। उनके जहन में कौन सा सवाल होगा और वो किस रूप में यह मानकर चलेंगे कि जब सवाल उनकी अपनी जिंदगी और उनके अपने संघर्ष का आया है तो फिर प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? प्रधानमंत्री कुछ कहते क्यों नहीं? क्या इस देश के संस्थान, संगठन, कमेटी इन्हीं के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है? और आज से नहीं, जनवरी में भी बैठे थे और अब दोबारा अप्रैल में बैठे हैं। यह एक लंबा सिलसिला है क्योंकि यह तस्वीर रुकने का नाम नहीं। एक तस्वीर और दिखा देते हैं। यह तस्वीर देखिए जब प्रधानमंत्री को अपनी जर्सी या अपने उस मुक्केबाज का वो पूरा का पूरा दस्ताना जो है वो प्रधानमंत्री को भेंट करते हुए खिलाड़ी, किस बात को जहन में हर कोई रखता होगा? सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के जहन में क्या होता होगा। और जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो देखिए, राजनीतिक तौर पर भी निशाने पर कोई दूसरा शख्स नहीं होगा, प्रधानमंत्री ही होंगे। इसीलिए तमाम नेता जो वहां पहुंचे, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह का उतना नाम नहीं लिया जितना प्रधानमंत्री को यह कहकर निशाने पर लिया, निर्णय तो आपको लेना है, सेट तो चीजें आप ही को करनी है क्योंकि अपनी छवि आपने ऐसे बनाई है। और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वड्रा भी जब आज पहुंची तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चियां, हम सबकी बच्चियां हैं, हमारी भी बेटियां हैं। भावनात्मक तौर पर यह बयान किसी भी मां के दिल को छू सकता है। किसी भी परिवार के भीतर जो अपनी बेटियों को खेलने भेजते हैं, उनके जहन में यह सवाल आ सकता है क्योंकि वह प्रधानमंत्री ही हैं देश के, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जनवरी 2015 में पानीपत में एक फंक्शन में बकायदा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऐलान किया था। हरियाणा के भीतर जब संख्या लिंगानुपात में महिलाओं की कम थी और जिस महिलाओं को वो आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, तब यह नारा दिया गया था 8 बरस पहले। तो क्या यह नारा 8 बरस में थक चुका है, हार चुका है? पानीपत भी तो हरियाणा में आता है और यहां से खेल शुरू होता है उस राजनीति का जिस राजनीति को निशाने पर लेने के लिए समूची राजनीति तैयार है। सवाल इस वक्त वाकई ये नहीं है कि कौन दागी है और किसके साथ कौन खड़ा है। सवाल तो यह है कि यूं भी सामान्य तौर पर अगर परिस्थितियों को परखें तो बृजभूषण सिंह को लेकर राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर कहीं कोई मान्यता आपको नजर नहीं आएगी, कोई उनके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। सियासी तौर पर आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौजूदा मुख्यमंत्री उसी जाति समुदाय से आते हैं जिससे बृजभूषण सिंह आते हैं। और यह भी कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर कि 2024 को लेकर संकट गहरा रहा है, तो एक एक सीट पर प्रधानमंत्री की नजर है और वो नहीं चाहते हैं कि कोई प्रभावित हो। तो ऐसे में ऐसी तस्वीरों का मतलब क्या है? साथ बैठना, चाय पीना, वादे करना, उम्मीद जगाना
और इन सब चीजों का जिक्र करते हुए निकल जाना। हमें लगता है चंद पन्ने आज अतीत के टटोलने चाहिए, परखने चाहिए। याद कीजिए किसान आंदोलन के वक्त क्या हुआ था। किसानों के आंदोलन के वक्त एक दौर में किसान तो वापस लौटने की दिशा में आकर खड़े हो गए थे। 26 जनवरी का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, उसके बाद किसान एक लिहाज से लौटने लगे थे। तब क्या हुआ था, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली काट दी गई, पानी रोक दिया गया, जो टॉयलेट थे सार्वजनिक उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और उसके बाद जो परिस्थिति इस देश के भीतर बनी, वो समूचे देश ने इस रूप में देखा कि उसके 10 महीने के बाद प्रधानमंत्री को खुद आकर अपनी इमेज और अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए यही कहना पड़ा, मुझे लगता है मैं समझा नहीं पाया, लेकिन जब तक नहीं समझा पाया तब तक तीनों कानून वापस ले रहा हूं। उस वक्त दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, पानी क्यों काटा, किसके इशारे पर काटा। और मौजूदा वक्त में भी ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही सक्रिय हुआ और उसने एफआईआर दर्ज करने को कहा, एफआईआर रात के 12 बजे के लगभग 11:25 पर दर्ज होती है। 2 एफआईआर दर्ज की गई ब्रजभूषण सिंह को लेकर, और उसमें एक पॉस्को यानी नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला है और बाकी 6 खिलाड़ियों को लेकर है। 6 खिलाड़ियों की एफआईआर की कॉपी पहुंचाई नहीं गई, बकायदा लेने सभी पहुंचे वहां पर और सबको एक कॉपी दी गई। दूसरी कॉपी इसलिए नहीं दी गई, कहा गया कि यह हम नाबालिग के परिवार को ही दे सकते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर आपके जहन में यह सवाल होगा, जैसे ही यह सब कुछ हुआ, रात में एक झटके में लाइट चली गई जंतर मंतर के उस जगह पर जहां पर यह खिलाड़ी बैठे हैं, पानी रोक दिया गया और पब्लिक टॉयलेट वहां से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस की राजनीतिक पहचान इमेज को लेकर या छवि को लेकर इसलिए नहीं बनेगी कि वह शौचालय हटाते हैं या नहीं हटाते हैं, कानून का पालन कैसे कर रहे हैं और कानून को लागू कराने के लिए वह क्या कुछ करते हैं, महत्वपूर्ण यह है। और जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो वहां पर जानकारी मिली कि बकायदा रेसलर बजरंग पुनिया ने एसीपी को फोन लगाया और एसीपी ने जो जवाब दिया, अगर बजरंग पुनिया की माने तो उनका कहना है कि एसीपी ने उनसे कहा जो करना है कर लो, अब तो ऐसा ही होगा। यानी वह गुहार लगा रहे थे पानी और बिजली की और एसीपी जवाब दे रहे थे जो करना है कर लो, अब ऐसा ही होगा और केस दर्ज हो गया है, अब यहां से धरना उठा लो। पुलिस किस भूमिका में है? इस देश की राजनीतिक तौर पर मौजूदा वक्त में राज्यों का काम है सुरक्षा के मद्देनजर काम करना, लेकिन दिल्ली यूनियन टेरिटरी, देश की कैपिटल, यहां की पुलिस देश के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गृह मंत्री अमित शाह है जो मौजूदा वक्त में कर्नाटक के चुनाव प्रचार में मशगूल है। राजनीतिक तौर पर वह जो भी अपने भाषणों में छवि गढ़ रहे होंगे, हर छवि के साथ प्रधानमंत्री का नाम वो जरूर जोड़ते हैं। और बीजेपी के तमाम नेताओं की कोई राजनीतिक तौर पर इतनी कद्दावर वाली छवि नहीं है कि वह बिना प्रधानमंत्री का नाम लिए राजनीतिक भाषण दे दे। प्रधानमंत्री का नाम आपको लेना है। तो प्रधानमंत्री की जो छवि बनी सरकार के जरिए, मीडिया के जरिए, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके और इन सब में जो योजनाओं का ऐलान, नारों का शोर, ये सारी चीजें जो रची गई, ऐसी घटनाओं के साथ वो ध्वस्त होती है। तो क्या ब्रजभूषण सिंह को लेकर प्रधानमंत्री मोदी फंस गए? जो दांव खेला गया उस दांव के भीतर फंस गए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जब महत्वपूर्ण स्थिति को आप परखेंगे तो पंजाब के भीतर में 2022 में सिर्फ 6.6% वोट बीजेपी को मिले थे, यानी सिर्फ 6.5% वोट, और 73 उम्मीदवार मैदान में थे, 2 ही जीत कर आ पाए। और उसके पहले चुनाव में चले जाइएगा जब अकालियों के साथ मिलकर लड़ रहे थे तो 23 लोगों को खड़ा किया था, उस वक्त भी 2 जीत मिली थी, उस वक्त भी लगभग 5.5% वोट मिले थे। लेकिन इस बार तो 3 गुना ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे। तो इसका मतलब है किसान आंदोलन ने खलनायक बना दिया था। तो क्या मौजूदा वक्त में खिलाड़ियों के आंदोलन ने, और खिलाड़ियों में भी जो लोग साथ खड़े हैं, उसमें चाहे कपिल देव वहां से आते हों या दीपक चोपड़ा वहां से आते हों, एक लंबी फहरिस्त है खिलाड़ियों की। और हरियाणा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसलिए नहीं है कि वहां के मुख्यमंत्री खट्टर हैं
या इसलिए भी नहीं है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे आगे है, इसलिए भी नहीं है कि वहां पर आरएसएस ने कोई नया प्रयोग किया है, इसलिए है क्योंकि वह पहलवानों का राज्य है जो मेडल जीत कर आता है और देश के भीतर में सारे मेडल कमोवेश वहीं से आते हैं, 70% मेडल्स वहीं के रहते हैं। इस परिस्थिति में जिस राज्य की पहचान हो और वहां पर गुस्सा इस बात को लेकर हो कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, आंदोलन करते हैं, तो प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध ली है। सवाल बृजभूषण का नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कौन सवाल किस रूप में कर सकता है? वो जो भी कहेंगे, जिस रूप में कहेंगे, वो अपने आप को अपराधी नहीं साबित होने की दिशा को लेकर ही करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, यानी मैं इस्तीफा दे दूंगा, बस सारे आरोप मुझसे वापस ले लो। यह कौन सी परिस्थिति है? इसके बावजूद भी देश का समूची राजनीति और समूचा सिस्टम जो उस राजनीति से चलता है ध्वस्त हो चला है। क्योंकि इसके बाद निकल कर आइए कि जो आप गृह राज्य मंत्री हैं अजय कुमार मिश्रा टेनी, इनको भी तो नहीं हटाया गया था, और इन्होंने, इनके बेटे ने जब किसानों पर जीप चला दी थी, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त इस देश के भीतर आक्रोश था। अब सवाल है कि अजय कुमार मिश्रा जिस जाति समुदाय से आते हैं, वह उस वक्त और मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझ रहे थे कि दरअसल इस खेल में अपनी राजनीति को स्वाहा नहीं करना है। उन्होंने एक कार्रवाई शुरू कर दी, दिल्ली ने अपनी कार्रवाई बचाने की शुरू कर दी। इस टकराव की परिस्थिति में वहां के मुख्यमंत्री का कद बड़ा हो गया और योगी आदित्यनाथ को जीत मिलती चली गई। केंद्र के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था, उस कार्रवाई की दिशा में भी बढ़ रहे थे, और यहां पर राज्य जो एचएम थे यानी होम मिनिस्टर स्टेट लेवल के थे अजय कुमार मिश्रा उफ्टेनी, उनको नहीं हटाया गया। यह राजनीति जब इस रूप में चलती है तो हमें लगता है चंद पन्नों को आज खोलिए, क्योंकि छवि धीरे धीरे बनती है। एक आंदोलन से खत्म नहीं होगी, यह सबको पता है, लेकिन लौटिए जनवरी में, 18 जनवरी 2023 को, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया तीनों जब आंदोलन करने पहुंचे थे, तो तीनों की पहचान क्या है? एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक, इससे बड़ा कौन सा गेम हो सकता है जिसमें ये मेडल जीत कर आए? बावजूद इसके पहली बार पहुंचे जंतर मंतर पर। अगले ही दिन 19 जनवरी को देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बातचीत करने पहुंच गए रेसलर से, और उन्होंने उनको भरोसा और आश्वासन दिया, बृजभूषण शरण सिंह का जवाब आने दीजिए। अगले दिन यानी 20 जनवरी को न्याय मिलने तक कोई कैंप नहीं जाएगा, इसका ऐलान रेसलर्स ने कर दिया जंतर मंतर से। और उसके अगले दिन 21 जनवरी को भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने एक जांच कमेटी बना दी। अनुराग ठाकुर ने रात में बातचीत की, धरना खत्म हुआ, और 3 महीने के बाद दोबारा कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आती है। बृजभूषण शरण सिंह वैसे ही स्थापित रहते हैं, दोबारा बैठते और दोबारा कोई हिम्मत नहीं दिखलाता है खेल मंत्री इस देश का कि जाकर उनके साथ बैठे। राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो क्या यह सब कुछ इसलिए उबाल पर है कि राजनीतिक तौर पर मौजूदा वक्त में देश की छवि एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, और उस एक व्यक्ति की छवि बनी रहे या ध्वस्त हो जाए, इसको परख पाने की स्थिति में कोई नहीं है। तो गृह मंत्रालय कोई निर्णय नहीं ले पाता है, और गृह मंत्रालय निर्णय नहीं लेता है तो पुलिस अपने तौर पर अपना काम शुरू कर देती है। उसके जहन में एक ही बात रहती है, किसी भी हालत में आंदोलन की जीत नहीं होनी चाहिए, सत्ता की जीत होनी चाहिए, और सत्ता के सामने जब तक ये नतमस्तक नहीं होंगे तब तक जीत नहीं मिलेगी। तो बिजली काटना, पानी के पाइपलाइन को काट देना, क्या इस स्थिति में चीजें आ गई? सवाल है कि क्या इस पूरे मामले में राजनीतिक गड्ढा खुद चुका है, और बृजभूषण क्या खुद को बचाना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस छवि को गढ़ा, चाहे वो 22 जनवरी 2015 को दिया गया पानीपत का भाषण हो, जो हरियाणा में देकर बेटी बचाओ के नारे के साथ निकले थे, और हरियाणा की बेटियां ही इस देश की बेटियां बनकर जब आंदोलन के साथ सामने आ गई, तो कोई सवाल नहीं है। ये सारे सवाल एक परसेप्शन पर टिक जाते हैं, और परसेप्शन सियासत के इर्द गिर्द चलता है, और सियासत उस परसेप्शन के आश्रय चुनाव जीतती है। और यह तस्वीर जो है जिसमें प्रधानमंत्री के निवास पर जो 7 लोक कल्याण मार्ग है, यह उसी घर की तस्वीर है जिसके पार्क में बैठकर खिलाड़ियों के साथ
गुफ्तगू प्रधानमंत्री कर रहे हैं और चंद फरलांग की दूरी पर ही जंतर मंतर है, वहां पर अब ये खिलाड़ी बैठे हैं और प्रधानमंत्री यहां से उड़कर कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 3 सवाल जो शायद सबसे बड़े सवाल मौजूदा वक्त में है। क्या राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की यह सबसे बड़ी हार है? जिस छवि को उन्होंने जिन माध्यमों से गढ़ा, अगर वही खिलाफ आकर खड़े हो जाएं, तो इस दौर में प्रधानमंत्री की छवि गढ़ने वालों के सामने यह एक सवाल है कि दोबारा उस परिस्थिति में लौटें या ना लौटें, झुकें या ना झुकें, समझौता करें या ना करें। और इसी उलझन में राजनीतिक तौर पर मुश्किल हालात प्रधानमंत्री के सामने खड़े हो चले हैं और राजनीतिक हार है। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मजदूर हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर सत्ता को लाभ देने की स्थिति में है तो सत्ता उसके साथ फोटो खिंचाती है, ट्वीट करती है और उसको लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया दिखलाता है। क्या अब इसे देश में पहले किसान समझा, अब खिलाड़ी समझे हैं? युवा धीरे धीरे समझ चुका है अपने बेरोजगारी को लेकर, और इस देश के भीतर में जिनके पास काम नहीं वो समझ चुके हैं अपनी बेरोजगारी के साथ सत्ता द्वारा हाथ खड़े किए जाने को लेकर। तो क्या समुदाय विशेष के भीतर अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से और प्रोफेशनल वर्ल्ड के भीतर भी ये सवाल वाकई बड़ा हो चला है कि राजनीतिक सत्ता सिर्फ उनका उपयोग करती है और लाभ लेती है, और जब वो मुसीबत और मुश्किल में होते हैं तो पल्ला झाड़ लेती है, क्योंकि राजनीति साधनी है। और तीसरा सवाल इन दोनों से आगे का है, क्या इस दौर में इस देश के जो संस्थान हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस ही क्यों ना हो, चाहे इस देश में ओलंपिक एसोसिएशन क्यों ना हो, रेसलर फेडरेशन क्यों ना हो, कोई भी संस्था क्या वाकई इस देश में गुलामी कर रही है राजनीतिक सत्ता की? और वहां बैठे हुए लोगों को यही एहसास है कि अगर हम सत्ता से जरा भी हटकर निर्णय दे बैठे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी? या फिर सत्ता जब तक निर्णय नहीं लेती है तो क्या ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ सत्ता के इशारे पर होगा और सत्ता को इशारा कर नहीं रही है इसलिए कुछ भी नहीं करेंगे? क्या वाकई ऐसी स्थिति है? यह 3 परिस्थितियां कितने खतरनाक स्थिति में इस देश को लाकर खड़ा कर रही है। सवाल सियासत और इमेज का नहीं है, सवाल इस देश के भीतर छोटी छोटी उम्मीदों का है, और वही उम्मीद बड़े होकर इस देश को जब अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हो, और सवाल उसी पहचान को लेकर संघर्ष करते वक्त जंतर मंतर पर अंधेरा कर देना, पानी बंद कर देना, मुश्किल हालात खड़े कर देना, और इन सब के बाद किसी की कोई हरकत ना होना, सत्ता की खामोशी बरतना, इससे खतरनाक कुछ नहीं होता है। और शायद यही परिस्थितियां मौजूदा वक्त में बतला रही है कि बृजभूषण शरण सिंह का सवाल नहीं, सवाल तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।